उस वीक एस कॉम्प्रोमाइज को सुनते ही एसईओ दोजिन ने ठंडे लहजे में पूछा कि क्या ओल्ड मैन खुलेआम ये एडमिट कर रहा है कि उसकी स्किल्स कस्टमर की डिमांड पूरी करने के लिए सब पार हैं। उसने साफ कर दिया कि उसे 2 सोर्ड्स नहीं चाहिए, उसे बस एक ही सोर्ड चाहिए, भले ही उन्हें फ्यूज करके क्यों ना बनानी पड़े। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है। लेकिन डोजिन का फोकस बिल्कुल क्लियर था और सिर्फ लंबी सोर्ड ही नहीं, वो चाहता था कि उसका माना अब्जॉर्प्शन रेट भी मैक्सिमम लेवल तक क्रैंक्ड हो। इतनी अनरीजनेबल और नॉन स्टॉप डिमांड सुनकर वो बम अब चुप नहीं रह पाया। उसे अपने डैड पर गर्व था, एक ऐसा क्राफ्ट्समैन जो कम से कम ग्रेड 3 मैना एब्जॉर्प्शन वाला वेपन बना सकता है। इसके जवाब में एसईओ दोजिन ने शॉप के सामने डिस्प्ले पर रखी एक सोर्ड उठा ली। उसने ब्लेड को एक नजर में देखा और कामली इवेल्युएट किया कि मटेरियल ग्रेड 5 का है। फिर बिना किसी हेजिटेशन के उसने सोर्ड की शार्प एज को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। फादर और सन दोनों शॉक में फ्रीज हो गए। अगली ही पल डोजिन की ग्रिप और टाइट होती चली गई और शीर फोर्स से वो ग्रेड 5 मटेरियल टूटकर चूर चूर हो गया। जो सोर्ड शॉप की शान बनकर डिस्प्ले पर रखी थी वो अब सिर्फ शार्प डस्ट और डिब्री बन चुकी। बम ने अंदर ही अंदर भगवान का शुक्र मनाया कि उसने इस मिस्टीरियस कस्टमर से ज्यादा पंगा नहीं लिया। ओल्ड मैन चॉय बस अपनी क्रिएशन को टूटते हुए देखता रह गया। सीईओ दोजिन ने उसे वार्निंग दी, अगर वो दिए गए मटेरियल से गार्बेज क्राफ्ट करने वाला है तो अभी ही जॉब छोड़ दे। अगर ये हाथ ग्रेड 5 वेपन को डस्ट बना सकते हैं तो सोचो चेहरे का क्या हाल होगा। आखिरकार एक ऐसी शॉप मिल गई जो उसकी डिमांड्स एक्सेप्ट करने को रेडी थी। इसके बाद एसईओ दोजिन बिना समय गंवाए अगले डंजन की तरफ निकल पड़ा। आज उसका टारगेट था एक ग्रीन स्किन्ड वन आइड फ्रीक साइक्लॉप्स। अपनी शार्प सेंसेस से साइक्लॉप्स को पास आती हॉस्टाइल प्रेजेंस का एहसास हुआ और वो जोर से स्क्रीच करने लगा। जहां बाकी हंटर्स फ्लैशी गियर और स्टाइल पॉइंट्स के पीछे भागते हैं, वहीं एसईओ दोजिन जीन्स और हुडी में सोलो हंट करता है। प्रॉपर वेपन अभी नहीं है तो फिलहाल ये हैंड्स ही काफी हैं। साइक्लॉप्स ने उसे फ्री हिट देने का कोई इरादा नहीं रखा। शुरुआत में ही उसने उसे स्टॉम्प करने की कोशिश की। अटैक मिस होते ही वो वन आइड बास्टर्ड पैनिक में आ गया। एसईओ दोजिन हवा में लीप करता है, साइज डिफरेंस को कॉम्पेंसेट करते हुए। उसकी सोर्ड हैंड बिजली की तरह चलती है और साइक्लॉप्स के शोल्डर से जूसी मीट काट ले। पेन से तड़पता हुआ मॉन्स्टर और ज्यादा अनोइंग पिच में स्क्रीच करता है। डेस्परेट होकर वो अपनी मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ से पूरा का पूरा एक ट्री उखाड़ लेता है। वो ट्री को मैडमैन की तरह घुमाता है, बस किसी तरह हुडेड मॉन्स्टर को कुचल देने की कोशिश में। लेकिन साइक्लॉप्स के लिए बैड लक ये थी कि ऐसी एमलेस टैक्टिक्स इस आदमी पर काम नहीं करती। एसईओ दोजिन कामली इंपैक्ट के लिए ब्रेस करता है और अगले ही पल साइक्लॉप्स के दोनों शोल्डर्स पर 2 और डीप नार्ली वुंड्स उभर आते हैं। पूरा सीन एक ब्लड बाथ बन चुका। नॉर्मली अगर एसईओ दोजिन किसी और मॉन्स्टर से लड़ रहा होता तो हंट यहीं खत्म हो जाती। लेकिन साइक्लॉप्स कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं होते। इनकी रिजेनरेटिव एबिलिटी इतनी ओवरपावर्ड होती है कि ये फेटल वुंड्स को भी टैंक करके हंस देते हैं। और दोजिन ये बात पहले से जानता। उसका सिंपल लॉजिक था, अगर एनिमी की हीलिंग इंसेन है तो बस डैमेज देते रहो। साइक्लॉप्स को रिजीन करने का जरा सा भी मौका दिए बिना दोजिन लगातार स्क्रैच, स्लाइस और डाइस करता रहा। टफ फ्लैश और ग्रोटेस्क इनर्ड्स चीरते हुए उसने आखिर में जायंट मॉन्स्टर का सिर अलग कर दिया। एंड में उसने एक परफेक्ट सुपर हीरो लैंडिंग मारी। ग्रीन स्किन्ड मीट हेड के खिलाफ ये एक क्लीन लेकिन ब्रूटल विक्ट्री थी। एसईओ दोजिन ने हल्की थकान के साथ सांस छोड़ी। अभी लॉन्ग ड्यूरेशन तक माना सोर्ड मेंटेन करना उसके लिए काफी इनएफिशिएंट और एग्जॉस्टिंग था। उसने अपना बैग उठाया और अंदर से एक पिक्चर निकाला। बिल्कुल कैजुअली उसने उस पिक्चर को साइक्लॉप्स के खुले हुए वुंड में डुबो दिया, जैसे जूस भर रहा। असल में आज की एक्सपीडिशन का यही मेन एम था, साइक्लॉप्स ब्लड कलेक्ट करना। सनडाउन तक वो वापस हीरो डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुका था। काउंटर पर वही बम खड़ा था। बिना कुछ बोले दोजिन ने ब्लड से भरा पिक्चर उसके सामने रख दिया और उसे कहा कि ये डैडी तक पहुंचा देना। बस इतना बताते हुए उसने साफ कर दिया कि इसी ब्लड की मदद से 2 ब्लैक वाइपर फैंग्स को इजीली फ्यूज किया जा सकता है। इसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन दिए बिना वो शॉप से बाहर निकल गया। वेपन के लिए बेसिक मटेरियल्स तो गैदर हो चुके थे, लेकिन अगर उसे हायर माना अब्जॉर्प्शन रेट चाहिए तो अभी एक लास्ट इंग्रेडिएंट बाकी था और वो इंग्रेडिएंट पूरी अर्थ पर सिर्फ एक ही जगह मिल सकता था। उसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट की प्लानिंग और रूट मैपिंग करते वक्त उसका एक फेलो एस रैंकर एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव कर रहा था। ह्युन जू यॉन अपनी वेकेशन एंजॉय कर रही थी जब उसने कॉल उठाई और एक कंट्री का नाम सुना, ब्राजील। सूरज चमक रहा था, पानी परफेक्ट था, लेकिन उस कॉल के बाद वो वेकेशन को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाई। रीसेंट यूरोपियन मिशन के बाद कोरियन एसोसिएशन ने फैसला किया था कि अब हीरोज को ब्राजील भेजा जाएगा। इसका मतलब साफ था, ब्राजीलियन गवर्नमेंट और एसोसिएशन अब खुद रिफ्ट जोन्स हैंडल करने में फेल हो चुके थे। जूयॉन जानती थी कि ब्राजीलियन मॉन्स्टर्स बेहद वायलेंट होते हैं, लेकिन वहां मिलने वाले मैजिक स्टोन ड्रॉप्स अननेचुरली हाई होते हैं और जहां इतना पैसा इन्वॉल्व हो वहां पीछे हटने का सवाल ही नहीं। इसी वजह से उसकी क्लियम गिल्ड को भी इस डेंजरस मिशन के लिए सिलेक्टेड किया गया था। इंजू ने जॉयॉन को स्ट्रांगली पुश किया कि वो मिशन एक्सेप्ट करे और उसी फ्रेंड के साथ जाए जिसके साथ वो कुछ दिन पहले डंजन गई थी। इंजू का मानना था कि उस कंट्री का 8S रैंकर वही बंदा है जिसके साथ उन्होंने डंजन क्लियर किया था, वही जिसे लोग ह्यून जूयॉन का मैन कहते हैं। इंजू इस बडिंग लव को फुल सपोर्ट कर रही थी। उसे ये आइडिया बेहद रोमांटिक लगा कि 2 सुप्रीमली पावरफुल लोग सिर्फ दोनों मिलकर एक टेरिफाइंग कसारियन का शिकार कर चुके हैं। काफी टीजिंग और गोडिंग के बाद आखिरकार इंजू जूयॉन को ब्राजील मिशन के लिए अग्री कर
करवा ही लेती है। हालांकि जुयोन को खुद भी नहीं पता था कि वो आदमी एक्चुअली आएगा भी या नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है गासन हीरो कॉम्प्लेक्स की उस छोटी सी शॉप में। ओल्ड मैन चॉय अपनी ही क्रिएशन को ऑ के साथ देख रहा था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि नॉन मेटालिक मटेरियल्स को साइक्लॉप्स के ब्लड की मदद से मेल्ट और फ्यूज किया जा सकता है। अगर ये यंग मैन सामने ना आया होता तो वो कभी भी ऐसी बिजार क्राफ्टिंग टेक्निक डिस्कवर नहीं कर पाता। अब वो डोजिन की डिमांड के हिसाब से सोर्ड को जितना चाहे उतना लंबा बना सकता था। अपर लिमिट लगभग 180 सेंटीमीटर तक। एससीओ डोजिन को चाहिए था एक 2-हैंडेड ब्लेड, लेकिन ग्रिप एडजस्टेबल हो ताकि 1-हैंडेड स्विंग्स भी पॉसिबल हो, लगभग 5 किलोग्राम। ओल्ड मैन चॉय हैरान था। कल तक जो लड़का बदतमीज लग रहा था आज इतनी पॉलिटली बात कर रहा था। मतलब उसे बेसिक मैनर्स तो आते हैं। शायद ये वेपन वाकई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मैन चॉय ने वार्निंग दी कि 5 किलो का सोर्ड 1-हैंडेड स्विंग करना आसान नहीं होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ 1-2 बार घुमाओ और खत्म। लेकिन डोजिन को अपने स्पेक्स अच्छे से पता थे और वो 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। ओल्ड मैन चॉय ने अंदाजा लगाया कि क्राफ्टिंग प्रोसेस में कम से कम 1 महीना लगेगा और मना अब्जॉर्प्शन रेट लगभग ग्रेड 7 तक पहुंच सकता है। लेकिन डोजिन सेटिस्फाइड नहीं था। ग्रेड 7 उसके फुल पावर को होल्ड ही नहीं कर सकता था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसे उस फाइनल इंग्रेडिएंट की जरूरत थी जो पूरा गेम बदल सकता था। डोजिन डोर की तरफ बढ़ा और ओल्ड मैन चॉय से कहा कि फिलहाल सिर्फ वेपन का शेप कंप्लीट कर दे। माना अब्जॉर्प्शन अपग्रेड बाद में किया जाएगा जब बाकी मटेरियल्स मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस्ड आर्टिजन होने के नाते ओल्ड मैन चॉय को अंदाजा हो गया कि वो लड़का किस मटेरियल की बात कर रहा है और ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। कुछ दिन बाद एससीओ डोजिन सिटी में एक बेहद इंपॉर्टेंट वुमन से मिलने निकला। ह्यून जुयोन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और उसे एक ब्रांड न्यू कार दिलवाई। डोजिन ने जेन्युइनली गिफ्ट अप्रिशिएट किया। जुयोन ने कैजुअली कहा कि उसके लिए ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जितनी हेल्प डोजिन ने उसकी की थी। जस्ट अ $1 बिलियन कार, जैसे कोई छोटी सी चीज हो। जब डोजिन ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा तो जुयोन एक पल के लिए फिर से शाई लड़की बन गई। और जब डोजिन अपने नए व्हील्स के हर इंच को इंस्पेक्ट कर रहा था, जुयोन ने कैजुअली पूछ लिया हीरो एसोसिएशन में उसके साथ आखिर हुआ क्या था। बिग विग से मीटिंग के बाद उन क्रस्टी ओल्ड मैन ने सीईओ डोजिन की इंफॉर्मेशन पब्लिक करने का प्रपोजल रखा, लेकिन डोजिन ने साफ कह दिया अगर ऐसा करना है तो उन्हें हेफ्टी पेमेंट देनी पड़ेगी। वो जानता था कि प्रेसिडेंट ना ताइवांग जेन्युइनली ग्रेटर गुड के बारे में सोचते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स हर चीज को गंदा कर देती है। आखिरकार निगोशिएशंस फेल हो जाती हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन खत्म होते ही डोजिन अपनी नई कार में बैठ गया। ह्यून जुयोन क्वाइटली पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। सीट बेल्ट लगाते हुए उसने अपकमिंग ब्राजील ऑपरेशन के लिए एसोसिएशन की प्रिपरेशंस का जिक्र किया। जैसे ही उसने ब्राजील कहा, डोजिन ने बाकी सारी बातें इग्नोर कर दी। वो उसकी तरफ झुका और जेन्युइनली पूछ बैठा क्या तुम जा रही हो। जुयोन चौंक गई। हकलाते हुए बस इतना ही कह पाई कि हाँ वो जाएगी। ये सुनते ही डोजिन ने कैजुअली इनवाइट कर लिया तो फिर साथ चलते हैं। ब्राजीलियन एस रैंकर रिज कोई मजाक नहीं था और डोजिन की इस इन्विटेशन ने देश की टॉप हीरोइन का दिल लिटरली स्किप करवा दिया। लेकिन इसी वक्त सीईओ डोजिन की वजह से एक और औरत गुस्से और शर्म से लाल हो रही। रिच बिच होंग हीजू इस समय कैंग यंग पियो के हाथों और ज्यादा पैसे लुटवा रही। यंग पियो उसे उकसा रहा था कि ऐसे वक्त में पैसे बचाने की कोशिश मत करो। उसने पहले ही $3 अरब एडवांस ले लिया था, फिर भी और पैसे मांग रहा। सबसे बड़ी बात, इस आदमी ने अभी तक एससीओ डोजिन को मारने वाला सपोज जॉब शुरू तक नहीं किया था। पेशेंस खत्म होती देख होंग हीजू ने सीरियसली सोचा कि किसी और को हायर कर ले। उसके हिसाब से दुनिया में लो लाइफ्स की कोई कमी नहीं जो ढेर सारा कैश देखकर बिना सवाल पूछे किसी को भी मार दे। यंग पायो बस हंस पड़ा और उसके आउटडेटेड इंटेल का मजाक उड़ाते हुए एक फ्री टिप दे दी। उसने अभी अभी पता लगाया था कि एससीओ डोजिन अब देश का लेटेस्ट एस रैंकर बन चुका है। मतलब अब वो प्रैक्टिकली उसके बराबर खड़ा था। डायरेक्टर होंग को यकीन ही नहीं हुआ कि वही वीक विल्ड बच्चा जिसे उसने परिवार से निकाल दिया था अब किसी सुपर ह्यूमन में बदल चुका है। यंग पियो ने बताया कि ये इन्फॉर्मेशन उसने खुद के पैसों से सिक्योर की है। अगर होंग ही जू मानना नहीं चाहती तो बस वेट करे जब एससीओ डोजिन इस टावर पर चढ़ेगा और खुद आकर उसे खत्म करेगा। फियर और डेस्परेशन ने होंग ही जू को जकड़ लिया। उसने यंग पायो को जाने से रोक लिया। वो अपनी लिमिट से बाहर थी और वो मरना नहीं चाहती। इस पागल औरत ने प्रॉमिस किया कि एससीओ डोजिन को पिक्चर से बाहर करने के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो देगा। कैंग यंग पियो मुस्कुराया और बोला उसने अपना मन बदल लिया। एक्स्ट्रा कैश लेने के बजाय कैंग यंग पियो ने कहा कि वो आगे चलकर डायरेक्टर के कॉन्ग्लोमरेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनरशिप चाहता है। इस पॉइंट पर होंग ही जू किसी भी तरह की पेमेंट के लिए खुशी खुशी हाँ बोलने को तैयार थी। उसी पल यंग पियो के फोन पर एक बेहद इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैसेज आया। लगता है किस्मत ने उस बदनाम औरत पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दी थी। एससीओ डोजिन को हटाने का परफेक्ट चांस खुद चलकर सामने आ गया था। कुछ दिन बाद पूरे देश में एक और इंटरनेशनल एक्सपीडिशन की खबर से हलचल मच गई। देश के हीरोज को फिर से बाहर भेजा जा रहा था। इस मिशन को एक्सेप्ट करने वाले सारे एस रैंकर्स अब एक लग्जूरियस प्राइवेट जेट में सवार थे। सोशल मीडिया पर लोग एक्साइटेड थे। 5 एस रैंकर्स एक ऐसे देश को बचाने जा रहे थे जो अनाहिलेशन के ब्रिंक पर खड़ा था। कोरियन यूजर्स गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। इन एस रैंकर्स में एक नाम था जंग सुंग हो, वही जिसने अकेले दम पर पी ग्रुप को टॉप तक पहुंचा दिया था। यह आदमी मिशन सिर्फ तब एक्सेप्ट करता है जब उसमें टन्स ऑफ मनी हो। फिर था पार्क है इल। उसकी गिल्ड हाल ही में लगभग खत्म हो चुकी थी तो इस एक्सपीडिशन का कैश रिवॉर्ड उसके लिए बेहद
बहुत जरूरी था। ह्यून जुयोन दूसरी तरफ इस समय देश की नेशनल हीरो थी। उसने अभी अभी ब्रिटेन को बचाया था और बिना आराम किए सीधे ब्राजील जा रहे। वहीं कंग यंग पियो भी जरूर जा रहा, खासकर तब जब उसे पता चला कि मिशन में मिलने वाले हर मैजिक स्टोन पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। एक सिंगल मिड हाई मैजिक स्टोन किसी नॉर्मल इंसान की जिंदगी बदल सकता था। इंटरनेट पर जहां बाकी एस रैंकर्स की तारीफें हो रही थी, वहीं एक नाम ऐसा भी था जिस पर तारीफ से ज्यादा सवाल उठ रहे। SEO दोजिन। लोग उसे एक यंग रुकी मान रहे थे जो इंटरनेशनल स्टेज पर डेब्यू कर रहा है। नथिंग फैंसी, बस एक नया चेहरा। लेकिन इन 5 हीरोज के फूड चेन के टॉप पर होते हुए ब्राजील में केओस तय था। एक लंबे और अनइवेंटफुल फ्लाइट के बाद टीम आखिरकार साओ पाउलो ब्राजील पहुंच गई। ब्राजीलियन हीरो एसोसिएशन पहले से मीटिंग में बैठी थी, ये डिस्कस करने के लिए कि आगे सब कुछ कैसे हैंडल किया जाएगा। वो कोरियन एक्सपीडिशन टीम का स्वागत करने को ईगर थे। आखिरकार हेल्प मांगे गए सभी देशों में से सबसे तेज रिस्पॉन्स इन्हीं लोगों ने दिया था। कुछ एस रैंकर्स तो होटल चेक इन तक नहीं किए और सीधे एक्शन में कूद पड़े। लेकिन ब्राजीलियन बिगविग्स चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं कोरियंस वो चीज डिस्कवर न कर लें जिसे वो अब तक सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा के लिए कोई सीक्रेट नहीं छुप सकता, इसलिए उन्होंने तय किया कि कोलैबोरेशन खत्म होने तक हर चीज स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखनी हो। ब्राजील का नेशनल ट्रेजर हीरो मोराइस किसी अननोन एंटिटी के हाथों मारा जा चुका था। उसकी मौत ब्रूटल थी। वो किसी मॉन्स्टर के हाथों नहीं मरा। उसके ब्लैक बॉक्स ने साफ तौर पर एक ह्यूमन किलर की शेप रिकॉर्ड की थी। लेकिन सेंटोरम रिफ्ट के पास असल में हुआ क्या था, ये अब तक कोई नहीं जानता। इस वक्त कोरियन टीम एक्शन प्लान की ब्रीफिंग ले रही, लेकिन सब ध्यान से सुन रहे थे। और वहीं ह्यून जू ह्यून चुपचाप फोन पर SEO दोजिन को ढूंढने में लगी हुई थी। तभी पता चला कि वो प्लेन में ही रुक गया था और एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर सीधे सेंटोरम रिफ्ट की तरफ निकल चुका है। ये सुनते ही जू ह्यून टेंशन में आ गई, क्योंकि सबसे डेंजरस रिफ्ट में वो बंदा सोलो जा रहा था। प्लान के मुताबिक टीम को पहले 2 दिन का लोकल एडेप्टेशन पीरियड मिलना था। लेकिन ब्रीफिंग खत्म होते ही जू ह्यून टैक्सी लेकर सेंटोरम निकल पड़ी। पीछे पीछे कांग यंग पियो भी आ गया और सवाल करने लगा। उससे छुटकारा पाने के लिए जू ह्यून ने कैजुअली बोल दिया कि वो सेंटोरम जा रही, जिसे सुनकर यंग पियो को साफ सस्पिशियस वाइब्स आई, क्योंकि ब्राजीलियन एसोसिएशन ने उस जगह को लेकर साफ वार्निंग दी। सेंटोरम के पास का रिफ्ट जोन अब एक कंप्लीट वेस्टलैंड बन चुका था। वहीं जू ह्यून और क्लियम गिल्ड आखिरकार SEO दोजिन से मिले और उसके सपोजिटली सोलो मिशन में टैग अलोंग कर लिया। इतनी दूर भागकर आने के बाद जू ह्यून ने उससे पूछा कि इतनी हरी क्यों है, जिस पर दोजिन ने उल्टा बोल दिया कि देर तो उन्होंने कर दी है। और दोनों ओल्ड मैरिड कपल की तरह बहस करने लगे। लगातार सवालों से थककर दोजिन ने बस इतना कहा कि वो ब्लू क्रोको के लिए आया है। ये जवाब जू ह्यून को बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर पाया और उसने याद दिलाया कि वो उससे 3 साल बड़ी है। थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाने को कहा। इस पूरी नोकझोंक को क्लियम गिल्ड बस चुपचाप देखता रहा। गिल्ड लीडर जोंग इंजू ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को जू ह्यून को बॉस करते देखा था। जैसे जैसे टीम रिफ्ट के अंदर आगे बढ़ी, कुछ मेंबर्स बिना प्रॉपर प्लान अनईजी महसूस करने लगे। लेकिन जू ह्यून की प्रेजेंस ने सबको रीअश्योरेंस दी। उसकी स्किल अनडिनाइबल थी। फिर भी लीड इस बार न्यूबी CEO दोजिन ही कर रहा। कुछ लोग डाउट में थे, लेकिन जिन्होंने पहले उसका डंजन रन देखा था, उन्हें उसके लीडरशिप पर पूरा भरोसा था। कंफ्यूज्ड और थोड़ी वरीड जू ह्यून ने पूछा कि क्या वो रिफ्ट बंद करने आया है। दोजिन ने साफ मना कर दिया और बोला कि उसका गोल सिर्फ मटेरियल्स फार्म करना और इस जोन को पूरा स्क्वीज करना। कुछ देर की शांत ट्रैकिंग के बाद आखिरकार उनके सामने पहले ऑब्स्टिकल के क्लॉज दिखाई देने लगे। क्लियम गिल्ड में ज्यादातर टैलेंटेड A रैंकर्स थे, इसलिए सबने अपने अपने रोल्स परफेक्टली निभाए। क्लियर हायरार्की और शार्प शॉट कॉलिंग के साथ अनएक्सपेक्टेड एनिमीज को हैंडल किया। लेकिन फिर भी रास्ता रोककर खड़े ब्लू क्रोकॉस फोटोज से कहीं ज्यादा मॉन्स्टर्स निकले। हालात ऐसे बन गए कि टीम सिर्फ डिफेंड कर पा रही थी और डेंजर लेवल बढ़ता जा रहा था। तभी रुकी हुई पार्टी के बीच SEO दोजिन ने आखिरकार मूव किया। ब्लेड निकालते हुए उसने A रैंकर्स को साइड हटने का आदेश दिया और जैसे ही सबकी नजर उसी पर गई, इस बंदे ने मौका नहीं छोड़ा और फुल ऑन ऑरा फार्म मोड में चला गया। ओल्ड मैन चॉय को पहले से पता था कि दोजिन का टारगेट ब्लू क्रोकॉस का हार्ट, इसीलिए उसने अपनी प्राइज्ड सोर्ड उसे टेम्परेरीली दी थी। दोजिन ने सामने टारगेट लॉक किया और कैनन बॉल की तरह स्पीड से आगे बढ़ा। एक क्लीन सीक्वेंस में अनोइंग ब्लू क्रोकॉस को स्लाइस्ड मीट बना दिया। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट और डिसाइसिव थी कि क्लासिक एनिमे स्लैश इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। जब तक बीस्ट्स गिरे, दोजिन उनसे मीटर्स दूर खड़ा था। जो लोग शुरू से न्यूबी पर भरोसा कर रहे थे वो विंडिकेटेड फील कर रहे थे और जो डाउट कर रहे थे वो प्योर शॉक में थे, क्योंकि ये लड़का बस इनसेनली स्ट्रांग था। इस फर्स्ट हिकअप के बाद रिफ्ट जोन तक का सफर बिना ज्यादा ट्रबल के पूरा हुआ। सूरज ढल चुका था और पार्टी ने कैंप सेट कर लिया। कैंप फायर के पास बैठकर क्लूम गिल्ड बस यही डिस्कस कर रहा था कि कैसे CEO दोजिन ने अकेले एक शॉट में ब्लू क्रोकोस को वाइप कर दिया और पसीना तक नहीं बहाया। ये बात अभी पब्लिक को पता नहीं थी, लेकिन इसी तरह उसने फेयरसम कैस्ट्रियन को भी हराया था। एक बात क्लियर थी कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी हीरो नहीं है। जहां बाकी लोग गॉसिप कर रहे थे, वहीं दोजिन चुपचाप अपनी सिकली लुकिंग स्टेक पकते हुए देख रहा था। ह्यून जुयोन उसके पास आई और पूछा कि क्या उसने ब्लू क्रोको हार्ट्स ऑर्गेनाइज कर लिए। दोजिन ने कैजुअली बता दिया कि उसके लाए हुए कूलर्स अब उसी से भरे पड़े हैं। जुयोन अब भी नहीं समझ पा रही थी कि उन हार्ट्स का यूज क्या है। फिर उसकी नजर पैन पर गई और उसने पूछा कि उसमें कौन सा मीट पक रहा है। दोजिन
ने कैजुअली बोल दिया कि वो ब्लू क्रो को मीट ग्रिल कर रहा है और चाहे तो वो टेस्ट भी कर सकती है। एक्सपेडिशन के लिए प्लेंटी नॉर्मल फूड होने के बावजूद ये आदमी खुद हंट किया हुआ मीट पका रहा था। जुयोन के डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए डोजिन ने उस ग्रोटेस्क मील का एक बड़ा बाइट लिया। ऐसे चबा रहा था जैसे किसी बीबीक्यू रेस्टोरेंट में बैठा हो। नाइफ को फोर्क की तरह यूज करता हुआ वो सीन इतना ग्रिम था कि जेंग इंजू तक वियर्डेड आउट हो गई। इतना नॉर्मल फूड होते हुए भी उनका लीडर कर्सड मीट चबा रहा था। इनिशियल डिस्गस्ट से उभरने के बाद हियोन जुयोन को क्यूरियोसिटी हो गई। उसने अपने लिए ब्लू क्रोको मीट का एक टुकड़ा उठाया और कुछ देर उसे घूरती रही। इंजू उसे रोकना चाहती ताकि वो कुछ ऐसा न कर बैठे जिस पर बाद में रिग्रेट हो, लेकिन जुयोन को डोजिन के टेस्ट पर भरोसा था। जैसे ही नीला सा मीट उसके मुंह के पास पहुंचा, इंजू हॉरर में बस देखती रह गई। जुयोन ने धीरे से उस अजीब दिखने वाले मीट को बाइट किया और एक छोटा सा टुकड़ा निगलते ही वो उसके स्वाद से प्लेजेंटली सरप्राइज रह गई। और यूं कैंप में दो लोग बिना कुछ बोले एक बिजार मील एंजॉय करने लगे। क्यूरियस होकर जैंग इंजू ने धीरे से सीओ डोजिन से उसका सीक्रेट पूछा कि कैसे एक रिलेटिवली अननोन बंदा कोरिया की नेशनल ट्रेजर जैसी लड़की को चार्म कर सकता है। हाँ, वो इनएक्सपीरियंस्ड है और उसका कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा, लेकिन वो इतनी इजीली किसी को दिल देने वाली टाइप भी नहीं है। तो आखिर डोजिन ने ऐसा क्या किया कि जुयोन उसकी मीट ट्राई करने तक को तैयार हो गई। रोमांस का नाम सुनते ही डोजिन को इंपीरियल एकेडमी के दिन याद आ गए। वो वक्त जब वो 20 साल का भी नहीं था। रोमांस के नाम पर मेजल ग्रेन थी, फिर लुएंडा लजूलियन और डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड में उसकी आखिरी सैंक्चुअरी वैलियंट नाइट वेरोनिका। वो पास्ट में इतना खो गया कि इंजू की विस्पर्ड शाउटिंग से ही वापस आया। अपने सीक्रेट के बारे में उसने बस इतना कहा कि जुयोन उसकी फ्लेम की ओर खींची हुई मौत है। ये सुनकर इंजू ने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा क्रिंज कुछ नहीं सुना था और इसी प्लेफुल माहौल में रात यूं ही गुजर गई। यहाँ तक कि डोजिन भी जेन्युइनली स्माइल कर रहा था और मजे ले रहा था। उधर सौ पाउलो में कैंग यंग प्यो अब भी एक ग्रैंड होटल स्वीट में लिविंग इट अप कर रहा था और सोच रहा था कि ऑपरेशन डेट तय हुए बिना जुयोन इतनी जल्दी मूव क्यों कर गई। उसके सोर्सेज के मुताबिक वो एसईओ डोजिन और जोंग इंजू की गिल्ड के साथ मूव कर रही थी। उसने अपने असिस्टेंट से सनाराम एरिया में प्रॉफिटेबल मॉन्स्टर्स के बारे में पूछा, लेकिन उसकी जानकारी में वहां कुछ भी लुक्रेटिव नहीं था। एसईओ डोजिन से जुड़ी हर चीज अनप्रेडिक्टेबल थी। तभी डायरेक्टर होंग का कॉल आया, जो हमेशा की तरह यही पूछ रही थी कि जॉब हुआ या नहीं। उसकी इंपेशंस सुनकर यंग पायो ने टटोला कि उसके साइड कुछ गड़बड़ तो नहीं। और सच यही था कि उसे डर था कि उसके पिता को सीईओ डोजिन के एस रैंक बनने की खबर मिल गई है और वो लड़के को घर वापस बुला रहे हैं। अब जब टी ग्रुप के चेयरमैन खुद इन्वॉल्व हो गए थे, होंग हिजू पहले से भी ज्यादा रेस्टलेस और एंडसायर हो गई थी और उसकी ये हालत कांग यंगप्यो को काफी अम्यूजिंग लग रही। फिर भी उसे लगा कि आखिरकार उसे एक ऐसा प्रॉपर पार्टनर मिल गया है जो उसे इमेंस प्रॉफिट्स दिलाएगा। इसीलिए उसने तय कर लिया कि वो इस बिची डायरेक्टर को डिसअपॉइंटेड महसूस नहीं होने देगा। उसने उसे अश्योर किया कि एसईओ डोजिन अब कोरिया वापस नहीं लौट पाएगा। ये सुनते ही होंग हिजू को थोड़ी सी रिलीफ मिली। कॉल खत्म होते ही यंग पायो ने अपने मैप पर एक स्पॉट मार्क किया और तकाशी नाम के किसी इंसान से कांटेक्ट करने की तैयारी करने लगा। आखिर डोजिन खुद ही एक आइसोलेटेड जगह में चला गया था, जिससे उसका काम और आसान हो गया। अगली सुबह सनराइज होते ही सानाराम एक्सपेडिशन टीम ने डोजिन को लीड में रखकर आगे बढ़ना जारी रखा। हियोन जुयोन नेविगेटर बनकर मैप देख रही थी और डोजिन को जंगल की तरफ जाने से वार्न कर रही थी, क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स थे जिनमें सबसे डेंजरस लिंक्स था। लेकिन डोजिन को लिंक्स के बारे में सब कुछ पता था और थिक जंगल से बचने के बजाय वो सीधे सबसे खतरनाक रूट पर चल पड़ा। जुयोन जानती थी कि जब ये आदमी किसी प्राइज पर नजर गड़ा ले तो उसे रोकना इम्पॉसिबल है। फिर भी उसने जिद की कि कम से कम ईयर प्लग्स तो पहन ले, क्योंकि लिंक्स की क्राई दिमाग को पैरालाइज कर सकती है। लेकिन डोजिन ने कामली ईयर प्लग्स लेने से मना कर दिया। ब्राजीलियन ट्रेजर हीरो की वार्निंग होने के बावजूद उसने उसकी प्लीज इग्नोर कर दी और बिना कुछ बोले सानाराम जंगल के डेंस थिकेट में घुस गया। मजबूरी में जुयोन और क्लियम गिल्ड को भी इस डेडली डीटूर में उसके पीछे जाना पड़ा। पूरे दिन नॉन स्टॉप ट्रैकिंग के बाद आखिर वो मॉन्स्टर की लेयर तक पहुंचे। ब्राइट मूनलाइट में लिंक्स उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे प्रेडेटर अपने प्रे को देखता है। वो एक ओवरग्रोन डरेड कैट जैसा लग रहा था। उसकी प्रेजेंस महसूस होते ही इंजू ने अपने सबोर्डिनेट को कान ढकने का आदेश दिया। सब पैनिक में थे, लेकिन डोजिन बिना हिले उस बीस्ट को घूरता रहा। वो प्रे नहीं था, बल्कि दो प्रेडेटर्स आमने सामने थे। ये ऑरा का कंटेस्ट था और जैसे ही लिंक्स ने अपना भयानक मुंह खोलकर ईयर पियर्सिंग क्राई छोड़ी, जुयोन और क्लियम गिल्ड के मेंबर्स ने तुरंत अपने कान ढक लिए, जबकि एससीओ डोजिन बिल्कुल काम खड़ा रहा और उस साउंड को रॉ डॉग करता रहा। उसकी इस अजीब शांति को देखकर जुयोन कंफ्यूज हो गई कि आखिर वो लिंक्स के खिलाफ मिनिमम डिफेंस भी क्यों नहीं ले रहा। डोजिन ने अपना हाथ नीचे गिराया और एक फायरी एनर्जी बॉल कंजर की। फिर मूनलाइट में पर्च्ड लिंक्स पर परफेक्ट प्रिसीजन के साथ उसे फेंक दिया, जिससे उसकी स्क्रीचिंग क्राई वहीं रुक गई। खतरा भांपते ही बीस्ट आखिरी पल में भाग निकला और डोजिन ने ब्लेड अनशीथ करके पैदल ही उसका पीछा किया। पीछे से जोंग इंजू, ह्यून जोयून और क्लोम गुल्ड भी संभलते हुए दौड़े। तभी जंगल की गहराई में डोजिन अचानक रुक गया, क्योंकि सामने समझ आ गया कि पहला लिनक्स सिर्फ बैट था जो विक्टिम्स को पैक की लेयर तक लाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। एंट्रेंस पर हिट खाकर वो बिल्ली बुरी तरह पिस्ड थी और अचानक उसकी आंखें वार्म रेडियंट लाइट से चमक उठी। उसकी नजरें ह्यूमंस पर घूमती हुई जुयोन पर टिक गई और पल भर में वो स्पेल में चली गई। लेकिन डोजिन ने फुर्ती से उसकी आंखें ढक दी और कामली समझाया कि लिंक्स की क्राई असली
खतरा नहीं है, असली पैरालिसिस उसकी मैजिकल आईज से होती है। सोल्यूशन सिंपल है, सब अपनी आंखें बंद रखें और हैवी लिफ्टिंग एमसी पर छोड़ दें। इतना कहकर डोजिन सोर्ड लेकर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा। अपनी लिमिट्स टेस्ट करते हुए उसने क्रेसेंट स्वीप मारी और बर्निंग आर्क पावर के लंप्स के साथ मैनिफेस्ट हुआ। ये था वंडियन सोर्ड स्किल, फर्स्ट फॉर्म, अ मिरेकल बॉर्न फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। उसने सोर्ड टिप आगे बढ़ाकर कंडेंस्ड एनर्जी ब्लास्ट्स जमा किए। लिंक्स पैक ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था और रिएक्ट ही नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि डोजिन को फ्री हिट मिल गया। क्लियोम गिल्ड के एयर एंकर्स शॉक और डर से सन्न मैड गॉड की तरह एससीओ डोजिन ने सोर्ड टिप से जमा स्टॉकपाइल रिलीज किया और वो बर्निंग क्लाइमैक्स सब कुछ जला डालता हुआ आगे बढ़ गया। पेड़ों पर रेंगते बेचारे फरीज को बहुत देर से समझ आया कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और पूरा पैक उस मिरेकल बॉर्न फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट की तबाही झेल गया। पूरी लिंक्स पैक लिटरली न्यूक्ड हो चुकी थी। ब्लास्ट का इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि लेडीज अपने पैरों से उखड़ने ही वाली थीं और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं। जब स्पेल की रेडियंस धीरे धीरे फेड हुई तो सामने जो आफ्टरमैथ दिखा वो प्योर नाइटमेयर था। जंगल का एक पूरा हिस्सा एग्जिस्टेंस से डिलीट हो चुका था। जमीन पूरी तरह बर्न्ड क्रिस्प थी और इतना डिस्ट्रक्शन करने वाला एससीओ डोजिन जरा सा भी हांफता नहीं दिखा। गलत आदमी से पंगा लेने वाले अनलकी बीस्ट्स इंस्टेंट कुक हो गए। इतना डेंजर हाइप किया गया था इन मॉन्स्टर्स का, लेकिन उन्हें अपना लोड आउट दिखाने तक का मौका नहीं मिला। अगर जुयोन को एससीओ डोजिन को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा अनबिलीवेबल। हैरानी की बात ये थी कि पूरी ब्लड लाइन वाइप होने के बाद भी एक सिंगल लिंक्स ब्लास्ट से बच गया। लेकिन डोजिन लूज एंड्स छोड़ने वालों में से नहीं है। वो काल्मली आगे बढ़ा और जॉब खत्म करने चला। डेस्परेशन में सर्वाइवर लिंक्स ने अपनी सिग्नेचर स्किल से एग्जीक्यूशनर को पैरालाइज करने की कोशिश की, लेकिन डोजिन ने बिना मर्सी उसके फरी हेड को क्लीन कट में अलग कर दिया। ये स्ट्राइक टुनाइट की वन साइडेड हंट का एंड था। ब्लेस्टेड आई से आखिरी चीज जो बीस्ट ने देखी वो था ब्लेड घुमाने वाले इंसान का चेहरा। डोजिन ने घुटने टेक कर डेड लिंक्स की आंख निकाल। एक ट्रू हंटर की तरह वो इतना प्रेशियस लूट वेस्ट करने वाला नहीं था। बीस्ट्स को बर्न करके और लूट हार्वेस्ट करने के बाद ग्रुप सेफर पाथ पर लौटा और एससीओ डोजिन की असेसमेंट पहले से कहीं ज्यादा ऊपर चली गई। पीछे से जुयोन उसे गूगली आइज दे रही थी। सबके दिमाग में एक ही बात थी कि एक्सपीडिशन लीड करने वाला ये आदमी ह्यूमन लेवल से बहुत बाहर है। कुछ लोग उसे आइकॉनिक हीरो चावरी अल्फोंस से ऊपर रखने लगे और कुछ ने तो उसे वर्ल्ड के करंट स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो केन लेस्टर के सेम टियर पर रख दिया। नॉर्मल रूट की वापसी भी स्मूथ नहीं थी। स्वैम्पी एरिया में कदम रखते ही गूल जैसे ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स ने हैसल करना शुरू कर दिया। इन अनडेड को रूम रीड करना आता ही नहीं क्योंकि इनके पास दिमाग होता ही नहीं। ये सिर्फ डिवावर करने के लिए चलती फिरती लाशें हैं। इनका चार्ज इंटिमिडेटिंग लग सकता है लेकिन वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। डोजिन ने बस एक पंच मारा और एक गूल रास्ते से हट गया। थोड़े ब्रेक के बाद उसने फिर से अपनी किल स्ट्रीक कंटिन्यू की। इस बार भी क्लीन हेडशॉट, बिना वेपन और बिना फैंसी टेक्निक के अनडेड उसके हैंड्स कैच करके सीधे अंडरवर्ल्ड रिटर्न हो। एक बार रिदम में आते ही सब प्रैक्टिकली ओवर हो गया। रैपिड सक्सेशन में हेड्स एक्सप्लोड होने की आवाजें गूंजने लगी और गूल्स एक एक करके गिरते चले गए। सेओ डोजिन ने अपने बेयर हैंड्स से हर एक का सिर बॉडी से अलग कर दिया। इस पॉइंट पर क्लियोम गिल्ड के मेंबर्स ने मान लिया कि वो बस स्पेक्टेटर्स हैं और पीछे हटकर हाइलाइट्स देखने लगे। थोड़ी देर बाद जो भी गूल लूट सैल्वेज हो सकता था वो उठाकर ग्रुप ने आगे का ट्रैक कंटिन्यू किया। चलते चलते जुयोन अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई और डोजिन से उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में पूछ बैठी, खासकर उस मूव के बारे में जिसमें रेडिएंट फ्लैशेस निकल रहे थे। जाहिर है वो वंडियन स्वॉर्ड स्किल, फर्स्ट फॉर्म, अ मिरेकल बॉर्न फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट की बात कर रही थी। डोजिन ने हाफ हार्टेडली पूछ लिया कि क्या वो सीखना चाहती है और जुयोन का चेहरा तुरंत चमक उठा। लेकिन डोजिन का मानना था कि इतने पीसफुल वर्ल्ड में इतना ओपी स्किल सिखाने का कोई रीजन नहीं है। जुयोन समझ गई कि ये आदमी उसे काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, जबकि वो भी एस रैंक हीरो है और पेपर पर दोनों सेम टियर में आते हैं। उसकी आंखों में डिफाइंस देखकर डोजिन ने सीरियसली उसे वनडेयन स्वॉर्ड प्ले सिखाने का सोचा भी, लेकिन आखिर में जुयोन मान गई कि ये ब्रिक वॉल पिघलने वाला नहीं है और खिलौना न मिलने वाले बच्चे की तरह सल्क करने लगी। सबको ट्रैक पर रखने के लिए इंजू ने फिलहाल रिफ्ट छोड़ने का फैसला किया। वापसी का आखिरी लेग बिना किसी दिक्कत के पूरा हुआ और ग्रुप एग्जिट रिफ्ट तक पहुंच गया। डोजिन के हार्ड कैरी की वजह से पूरा जोन बिना किसी कैजुअलिटी या इंजरी के क्लियर हो गया। अगली बार वो रिफ्ट को पूरी तरह शट डाउन करने के इरादे से वापस आएंगे। कौन जाने तब सब और जल्दी खत्म हो जाए। सब लोग एक एक करके रिफ्ट से बाहर निकले और इंजू सबसे आखिर में। बाहर निकलते ही उसके कानों में जापानीज में हो रही एक हीटेड आर्ग्यूमेंट पड़ी। कोई रिफ्ट के बाहर कैंप करके ट्रबल क्रिएट करने आया था। आवाज सुनते सुनते इंजू पहचान गई कि ये रूड वॉइस किसकी है। स्कफल के बीच अजीब तरह से सेयो डोजिन का हाथ जुयोन की कमर पर था। सामने खड़ा था रियोमा तकाशी, एक्स याकुजा एस रैंक हीरो और तेकोकू गिल्ड मास्टर अपने आदमियों के साथ। रियोमा के मुताबिक आज उसे जुयोन के साथ मजा करना था, लेकिन ये अननोन किड बीच में आ गया। उसने डोजिन को धमकी दी कि अगर रास्ते से नहीं हटा तो उसका चेहरा तोड़ देगा। स्टेचर में रियोमा भले ही उसे टावर कर रहा था, लेकिन डोजिन जरा भी अनबॉदर्ड नहीं दिखा। उल्टा उसने परफेक्ट जापानीज में पलटकर जवाब दे दिया। लगता है प्रीवियस
सेयो दोजिन ने ये भाषा पहले ही सीख रखी थी और रियोमा को अपनी मदर टंग में डिस होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपने बॉस का गुस्सा भांपते ही याकुजा गूंज ने डोजिन पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि सिर झुकाकर दिल से माफी मांगो, और बार बार ये रट लगाने लगे कि उनका मास्टर कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन वो चाहे जितना भी बकवास कर ले। सेयो दोजिन को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने स्ट्रेट वर्ड्स में रियोमा को साफ साफ बोल दिया कि दफा हो जाओ। ये सब देखते हुए इंजू की चिंता हर सेकंड बढ़ती जा रही थी, क्योंकि टेकोकू जापान की टॉप 5 गिल्ड्स में आती है और रियोमा तकाशी अपने वायलेंट टेम्पर के लिए बदनाम थग है। शायद दोजिन के लिए भी इस झमेले से दूर रहना बेहतर होता। हालात ठंडे करने के लिए इंजू बीच में आई और शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन रियोमा ने उसे एक बिच कहकर चुप रहने को बोल दिया। इस बार क्लियोम गिल्ड का खून खौल उठा, क्योंकि उनकी गिल्ड मास्टर की खुलकर बेइज्जती हो रही थी। मामला गिल्ड वॉर तक जा सकता था, लेकिन इंजू ने अपने लोगों को कंट्रोल में रखा। इंसल्ट्स के बावजूद उसने फॉर्मली खुद को क्लियोम गिल्ड मास्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और बिना एस्केलेशन के मामला सुलझाने का ऑफर दिया, जिस पर रियोमा ने थूक दिया और बोला कि उसने किसी प्यूनी कोरियन गिल्ड का नाम तक नहीं सुना। फिर हद पार करते हुए उसने जुयोन के बाद इंजू को भी गंदी ऑफर दे डाली। उसने जुयोन को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डोजिन का शरीर दीवार बनकर बीच में आ गया। तब जाकर रियोमा ने अपनी असली शक्ल दिखाई और उसका मुक्का डोजिन के गाल से टकराया। उसे लगा था इतना काफी होगा किसी नोबडी को गिराने के लिए। साथ ही याकुजा इडियट्स ये भी उगल बैठे कि रियोमा का डोजिन से कोई पुराना बिजनेस बाकी है। साफ था कि ये सब एक प्लान्ड प्रोवोकेशन है, और अगर ऐसा है तो डोजिन भी खेलने के लिए तैयार था। उसने तुरंत उसी गाल पर पलटकर पंच मारा जो कहीं ज्यादा पावरफुल था, और रियोमा उछलकर अपने क्रू में जा गिरा। जो याकुजा अभी तक गालियां बक रहे थे वो अपने बॉस की हालत देखकर शॉक में आ गए। डोजिन ने सबको पीछे रहने को कहा और बोला कि चूंकि इन लोगों ने पहले हाथ उठाया है, अब जो भी होगा वो सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। याकुजा गूंज ने अपने वेपन्स निकाल लिए, लेकिन रियोमा ने 1-on-1 का इशारा किया। उसने अपनी जैकेट उतारी, अपने मेन को पीछे हटने का आदेश दिया और अपने शरीर में सोई पावर को अवेकन करते हुए दिखाया कि आखिर वो जापान के बेस्ट एस रैंकर्स में से एक क्यों है। फाइट शुरू होने से ठीक पहले जुयोन ने डोजिन की तरफ देखकर उसे एक एडवाइस दी। वो उसे समझाने या रोकने की कोई बकवास नहीं करने वाली थी, बस अपने आदमी से इतना बोल दिया कि बेचारे जापानीज गैंगस्टर को कम से कम हाफ डेड छोड़ देना। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जापान से आए लड़कों के लिए ये प्योर शॉक था, लेकिन एक्सपीडिशन ग्रुप के लिए ये नॉर्मल सीन था, क्योंकि एसईओ डोजिन उस ट्रैश टॉकिंग याकुजा बास्टर्ड को लिटरली पब स्टॉम्प कर रहा था। रियोमा का सिर भीड़ में धंसा हुआ था और डोजिन के जूतों की एड़ियां हर स्टॉम्प के साथ उसे और नीचे गाड़ रही थी। किसी तरह रियोमा अपनी बेइज्जती वाली हालत से रेंगते हुए बाहर निकला और पीछे हटते हुए अपनी लाइफ चॉइसेस पर दोबारा सोचने लगा कि उसने आखिर किससे पंगा ले लिया। ये इंसान हो ही नहीं सकता। सोर्सेज ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। उन आंखों को देखो, एसईओ डोजिन वो इंसान नहीं है जिससे उलझा जाए। उनमें घूरना ही डेथ सेंटेंस जैसा लग रहा था। रायोमा के शरीर का हर फाइबर चीख चीख कर बोल रहा था कि भाग जा, वरना पक्का मर जाएगा। अब चाहे लड़ाई शुरू करके भागना शेमफुल लगे या नहीं, उसे बस डोजिन से दूर भागना। लेकिन अफसोस, उसे जो शुरू किया था वो खत्म करना ही पड़ा। तभी डोजिन हवा की तरह जूम करके उसके एस्केप पाथ में आ खड़ा हुआ। टूटे हुए गैंगस्टर को नीचे देखते हुए उसने पूछा कि क्या ये स्टंट फाइट किसी ने प्लान करवाई थी। उसे पहले से अंदाजा था कि इन डर्टी टैक्टिक्स के पीछे कौन है। डिनाई करने का कोई फायदा नहीं था। डोजिन ने रियोमा को उसके ग्रीजी बालों से पकड़ा और हार्डन्ड याकुजा अपनी जान की भीख मांगने लगा। गालियां देने से लेकर जान बख्शने तक उसका टोन पूरी तरह पलट चुका था। डोजिन को उसकी बैकबोनलेस हालत से घिन आ गई और उसने कुछ ही सेकंड में सैकड़ों स्लैप्स जड़ दी। बीच में ही मुट्ठी बंद करके असली डैमेज देना शुरू किया और फिर रियोमा के अगली फेस को बिना रुके पीट पीट कर ब्लडी पल्प बना दिया। आसपास खड़े लोग शॉक और फियर में जमे रह गए। रोज रोज कोई एस रैंकर को हाई स्कूल मैन हुआ कैरेक्टर की तरह बुली होते नहीं देखता। गिनती से बाहर पंचेस के बाद डोजिन ने उसकी ढीली पड़ी बॉडी छोड़ दी। इंजू को पता था कि उनका आदमी जीतेगा, लेकिन ये जीत उसकी सोच से भी ज्यादा वन साइडेड और ग्राफिक थी। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद डोजिन फिर से शुरू हो गया और उस बास्टर्ड को और ट्रॉमा देने लगा। उसने बड़े आराम से रियोमा के सिर के पीछे अपनी हील रखी और सबके सामने धीरे धीरे दबाव बढ़ाने लगा। बिना कुछ बोले ये साफ धमकी थी कि चाहे तो यहीं उसकी खोपड़ी चकनाचूर कर सकता है। इस रफ्तार से तो जापान का एक कीमती एस रैंक सच में यहीं क्रॉक कर सकता था। इंजू ने जुयोन को आगे धकेला और वो होश में आकर डोजिन से विनती करने लगी कि कोई ऐसी लाइन क्रॉस मत करो जिससे वापसी न हो। जवाब में डोजिन ने शांति से कहा कि वो अपनी एक्शन की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन जुयोन उसकी इस एजिनेस से तंग आ चुकी थी और उसे जबरदस्ती खींचकर अननेसेसरी ट्रबल से दूर किया, क्योंकि ऐसी चीज करनी ही क्यों है जिसकी जिम्मेदारी बाद में लेनी पड़े। फिर भी डोजिन ने रियोमा जैसे स्कम बहुत देखे थे और उसके हिसाब से ऐसे लोगों को छोड़ने से बेहतर है खत्म कर देना, ताकि लूज एंड न रहे। लेकिन ये मॉडर्न वर्ल्ड था और इंजू व जुयोन नहीं चाहती थी कि वो इस तरह के ट्रैश से अपने हाथ गंदे करे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि याकुजा ने सबक सीख लिया है। इंजू ने गूंज को सरेंडर करने को कहा और चेतावनी दी कि अगर डोजिन से फिर उलझे तो अपने बॉस जैसा हाल होगा। ये प्रिक्स तुरंत घुटनों पर आ गए और कसम खाने लगे कि अब डोजिन से कभी पंगा नहीं लेंगे। लेकिन डोजिन इतना आसानी से सेटिस्फाई होने वाला नहीं था। उसे सिर्फ दिखावे की नीलिंग नहीं चाहिए थी, बल्कि वो चाहता था कि उसके दुश्मन जमीन पर सिर रखकर अपनी छोटी छोटी जान
की भीख मांगे। ये जानते हुए कि ये लड़का 3 को एक साथ वन शॉट कर सकता है, गूंज ने पूरी कन्विंसिंग के साथ वही किया। ऊपर से डोजिन ने याद दिलाया कि याकूजा में गलती करने पर उंगलियां काटी जाती हैं। पिंकी खोने के डर से उन्होंने और जोर से सिर जमीन पर पटके और माफी मांगने लगे। आखिरकार डोजिन ने उन्हें एक रास्ता दिया कि बस आई एम शिट एंड आई एम सॉरी बोल दो और वार्निंग पर छोड़ देगा। जान बचाने के लिए गैंगस्टर्स ने अपना प्राइड निगल लिया और शब्दशः वही लाइन बोली। क्लियोम गिल्ड के स्पेक्टेटर्स को भी लगा कि डोजिन ने थ्रेट को जिस तरह हैंडल किया वो पूरी तरह जस्टिफाइड था। यहाँ तक कि पिटा हुआ एस रैंकर भी वही ह्यूमिलिएटिंग फ्रेज बोलने पर मजबूर हुआ। मामला निपटने के बाद सब लोग कोalition के HQ लौट आए और अगले दिन धूप भरे साओ पाउलो, ब्राजील में जुयोन और इंजू ब्राजील की हीरो एसोसिएशन के ऑफिस में बैठकर पिछले दिन जो कुछ हुआ था उसकी रिपोर्ट देने पहुंचे, जहां कागज पर लिखी घटनाएं पढ़कर माहौल अपने आप भारी हो गया।